व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। नावल अफसोस नगर किस्त नंबर 5। तुम्हें दादी और अपनी माँ की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा इन्हें। कदीर साहब ने अरमश को तसल्ली देते हुए कहा। वो जो दादी के रवैये से टूट फूट का शिकार हो गई थी, अब्बा को ये कहने आई थी कि ये रिश्ता ना करें, लेकिन उन्होंने अरमश को तसल्ली देकर मज़ीद उलझा दिया था। लेकिन अब्बा, वो पहले मुझसे मुतनफ़र है और मैं लोगों की बातें सुनने की हिम्मत नहीं रखती। अब अरमश सुबह की दादी और अम्मा की बातें सुन चुकी थी, जिसमें वो उसे हयात का हक खाने के ताने दे रही थी और अरमश किसी का हक नहीं खा सकती थी। वो खामोशी से खुद को इससे अलग कर लेना चाहती थी। अल्लाह ने जो उसके लिए लिखा है वो उसे मिल जाएगा, यही सोचकर वो अब्बू से बात करने आई। कोई बात नहीं करेगा, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते और जो बेहतर है उससे पीछे हट जाएं कि लोग बुरा कहते। कदीर साहब ने बेटे को मज़ीद सवालात में उलझा दिया था। क्या सचमुच लोगों की बातों में आकर वो पीछे हट जाएं? वो जो तीसरे किसी के दखल के खिलाफ था, उस पर एतमाद ना करें। अब्बू, वो थकी हुई सी लग रही थी, अंदर की टूट फूट साफ आया थी। ठीक है, जैसे आप बेहतर जाने, मैं चलती हूँ। वो मुतमईन नहीं थी, लेकिन वो साफ इनकार भी नहीं कर सकती थी। आखिर जरियान उसकी भी मोहब्बत था। जाने से पहले अपने अब्बा से एक वादा करो कि कभी मुझे शिकायत का मौका ना दोगी। तुम्हारे माँ बाप से शादी के बाद से मैं पूरे ख़ानदान से लड़ाई करता रहा। मेरा सर मत झुकाना अपने भाई की तरह, जिसने गोरी से शादी कर ली। कदीर साहब ने बेटी को रोक लिया था। वो आज तक कभी अपने अंदर छुपे हुए दुखों दर्दों को ज़बान तक ना लाए थे। ये पहली बार था वो अरमश से ऐसा कुछ कह रहे थे। अब्बू, क्या आपको पहले मेरी वजह से शिकायत मिली? मैं वादा करती हूँ मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। मेरे लिए सब कुछ आप हैं अब्बू। वो आंसू छुपाते हुए वादा कर रही थी। नहीं बेटे नहीं, और अब परेशान ना होना। कदीर साहब ने अरमश के सर पर हाथ रखा तो जैसे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो कमरे से निकली तो फराज सामने से आता दिखाई दिया। हेलो सिस्टर, ये आंखों में सैलाब क्यों आ रहा है? फराज करीब आकर रुका। कुछ नहीं ब्रदर, तुम बताओ आज फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? अरमश ने मूड फौरन से बेहतर किया और फराज को तंग करने की कोशिश की थी। ओ फ़ोन, वो तो आप नया लेके दोगी ना? अब्बा से शफारत करके बहन के कंधे पे बाजू रखकर फराज ने कहा। वो अरमश के लिए अपनी माँ, दादी और सबसे बढ़ के हयात के साथ भी उलझ जाता था। फराज के बच्चे, तो तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो? अरमश ने फराज को मसनूई घूरी से पूछा। अपने छोटे भाई की इमदाद करना सवाब की बात है, आप शक कर रही हो सिस्टर साहिबा? फराज ने बहन की आंखों में देखे हुए रोनी सूरत बनाई थी। ब्रदर साहब, ये क्या चक्कर है हर वक्त फ़ोन का? कौन है, मुझसे भी छुपाओगे? अरमश ने शक्की नज़रों से फराज को देखा। हाय तौबा, फराज ने दादी की नकल उतारी थी जो अरमश के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। अब्बा ने पीट डालना है अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की तो। फराज सच बोल रहा था या नहीं, मगर वो अरमश की तरह अब्बा का सर झुकने नहीं दे सकता था। सच कह रहे हो? अच्छा चलो अपना फ़ोन दिखाओ मुझे। अरमश को फराज पर यकीन था, मगर उसे तंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो ख़राब है ना आपी? बाजी मम आपी। अरमश के कान खींचने पे फराज ने जेब से फ़ोन निकाल के अरमश को थमा दिया। शाबाश, चलो अब लाख भी खोल दो। अरमश ने अभी तक उसका कान नहीं छोड़ा था। क्या करूँगी, गेम्स है बस। वो दोनों लान में पहुंच चुके थे। लड़ते लड़ते ये नोक झोंक बस अरमश और फराज के दरमियान ही हो सकती थी। चंद दिन से फराज बेहद बदला बदला था। वो पहले जैसा तनहा रहने वाला ना रहा था। जी मैं वही खेल लूँगी, आप खोल दे मोहतरम। अरमश भी सिर्फ फराज से हंसी मजाक कर सकती थी, बाकी घर वाले तो उससे बात करना भी अपनी तौहीन समझते, सिवाय अब्बा के। लेकिन वो मसरूफ़ ही रहते। लान में कुर्सियों पर बैठते हुए फराज ने लाख खोलकर अरमश को दे दिया। तब वही हुआ, अचानक से जरियान आ गया, जिसके आने की खबर अरमश को ना हुई थी। फराज के बच्चे, फ़ोन को तो बहुत साफ रखा हुआ है, कहीं पहले से शक तो नहीं था कि आज जब मुझसे फ़ोन की फरमाइश करोगे तो मैं चेक करूँगी? बस मैं समझ गई, इसलिए कुछ नहीं मिला मुझे इसमें। फ़ोन वापस करने के साथ साथ भी अरमश उसे तंग करने से बाज नहीं आई थी। ये भी चेक कर लें। फराज के बजाय जरियान की आवाज़ सुनकर अरमश का दिल उछलकर हलक में आ गया था। जरियान अपना फुर अरमश की जाने बढ़ाते हुए उसके सामने झुका हुआ था।
जैसे किसी बादशाह के आगे उसके वजीर सर झुकाए खड़े हों। फराज ने हंसी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हल्की सी हंसी आवाज निकल ही गई थी। ओहो, लेकिन मैंने आपका फ़ोन नहीं मांगा। खुद को संभालते हुए अरमश ने गुस्से से जवाब दिया था। वो बेशक कल रात को माफ़ी मांग चुका था, लेकिन जो हुआ था वो अब शादी तक उससे दूर ही रहना चाहती थी। और फराज, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मैं कोई अबू से तुम्हारे फ़ोन की बात नहीं कर रही। फराज को घूरते हुए वो वहां से जाने के लिए उठ गई थी। अरे अरे, मेरे पे क्या गुस्सा। सरफराज सटपटार आ गया। वो बैन के साथ ही उठ खड़ा हुआ। मोबाइल में ले दूंगा यार, ये आपकी आपी अगर मुझसे नाराजगी खत्म कर दे तो करवा दोगे? जरियान ने अरमश की तरफ देखते हुए कहा। नाराजगी? बस इतनी सी बात? फराज चहकते हुए बोला। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैंने ये कल भी बता दिया था। अरमश जरियान के बजाय फराज से बोल रही थी। मेरी प्यारी बहन, एक बार हंस ही दो प्लीज। जरियान भाई, मोबाइल पक्का ना? फराज अरमश को जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। अगर नहीं नाराज तो फोन देखने में क्या बुराई है? जरियान ने फराज की बात पे इस बात में सर हिला दिया। मुझे फोन देखने से कोई मतलब नहीं, और ना ही नाराजगी से, और मैं हंस रही हूँ। ये 12 बजते चेहरे को हंसी कहते हैं। अब बारी फराज की थी। वो उसे सताने लगा था। मेरा चेहरा है, घड़ी नहीं। बाजू को बांधे हुए वो फराज को देख रही थी। हाँ फराज, तुम्हारी बहन का चेहरा है, घड़ी नहीं। और वैसे भी घड़ी टेक टेक करती, चक चक नहीं। फराज के पीछे खड़े जरियान को अरमश ने देखा तो जरियान ने आंख मार दी। यह मंजर अरमश को भड़काने के लिए जल्दी पे तेल का काम करने को था। फराज, अब तुम भूल जाओ मोबाइल, आज ही अबू से कहकर तुम्हारा फोन बंद करवाती हूँ। अरमश जरियान से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए सारा गुस्सा फराज पे निकाला। मैंने क्या किया है? फराज बच्चों जैसे बोला और पलट के जरियान को देखने लगा। भाई साहब, मोबाइल लेके दें ना दें, मेरा ये मासूम दोस्त ना छीनिए। मोबाइल सामने करते हुए फराज बोला। अरमश, दम की ना दे चाचा की। फराज की साइड लेने जरियान जो था, अरमश की बर्दाश्त से बाहर था ये सब। चाचू की दम की नहीं है ये, ऐसा कर दिया ना मैंने फिर पूछूंगी। फराज, तुम साथ दो इनका और अपने प्यारे दोस्त का साथ भूल जाओ। ये आखिरी कोशिश थी फराज की अपनी साइड पर करने की। मामा, मैं आपके साथ हूँ आपी। मैं तो कहता जरियान भाई आप यहाँ आए क्यों? अरमश की बात अब्बा ने मान ली है, ये बात फराज अच्छे से जानता था। अरमश से दुश्मनी घाटे का सौदा था। और तो अगर मैं कहूँ कि चचा आपका आज रात मेरे और फराज के साथ मोबाइल लेने भेजेंगे तो मानेगी? जरियान भी तूफान था, कैसे अरमश के आगे झुक सकता था? मामा, मैंने क्यों जाना है? वो बार बार फराज को बीच में लाकर बोल रही थी, जबकि जरियान इसी से मुखातिब था और ये पहली बार था जब वो जरियान से खुद मुखातिब हुई थी गैर अरादी तौर पर। ये तो आप देख लेंगी। फराज को धमकी मेरे चचा जात को। जरियान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था और फराज बैन के सामने यूं चल रहा था जैसे मुर्गा लड़ाई के बाद फतेह का जश्न मना रहा हो। तुम्हें तो मैं देख लूंगी फराज। फराज को एक और गोरी से नवाजते हुए वो अपने कमरे में चली गई। पुत्र, अकेले आई हो? असमत को लेते आना। दादी जो पलंग पर तकिए के सारे बैठी हुई थी प्रोफेसर यकूब से मुखातिब थी, जो हयात के साथ किए गए अपने वादे के मुताबिक शाम में घर आ गए थे और आते ही उन्होंने हयात को मिलने की कोशिश जाहिर की थी। हयात भी प्रोफेसर यकूब के ही इंतजार में थी। मामू से मिलकर उनके हाथ से कीमती पत्रों के बारे में किताब लेते हुए मामू ने उसे सफ़ा नंबर 25 पढ़ने की खास तलकीन की थी। इसके बाद वो दादी के कमरे में उनकी खैरियत पूछने चले आए थे। खाला जी, पता ही है आपको, कारोबारी लोगों के साथ वक्त ही कहाँ होता है, और खलूस तो लालच लगता है इन्हें। बेचारगी की तस्वीर बने प्रोफेसर यकूब ने अंजम खाला से दुख बयान किया अपना। याकूब, अब रोते क्यों हो? उसने कहा था ना ये बेजोड़ी शादी करो। फरहत ने अपने कज़न की रोनी सूरत देखकर उसे डांटा तो दादी ने ठोकते हुए कहा, ये तो याकूब पुत्र की नेकी है, वरना कौन करता है बेवा से शादी, वो भी बच्चे भी हों जिसके। अम्मा गले भी तो पड़ गई ना अब नेकी। फरहत को असमत से यूं भी खुदा वास्ते का बेर था, जबकि दोनों कॉलेज के दौर में अच्छी दोस्तें रह चुकी थी। लेकिन जब से असमत ने याकूब से शादी की थी वो इस वक्त से ही जहर लगने लगी थी। ये दफा कर क्यों दिल खराब करती हो? याकूब का इतने दिनों के बाद आया है, आज खाना खा कर ही जाएगा। प्रोफेसर याकूब ने कुछ कहना चाहा तो अंजम दादी ने हाथ उठा के चुप करवाने को कहा। बस आज का खाना इधर ही है। फरहत ने भी सांस के हाँ हाँ में मिलाते हुए प्रोफेसर याकूब को कदीर साहब से मिलने का कहा तो वो फौरन उठ खड़े हुए। कदीर साहब को यूं तो प्रोफेसर याकूब कुछ ज्यादा पसंद न थे,
मगर रिश्ते में वो साले भी तो थे और बेगम के गजब से बचने के लिए मिलना ही पड़ा था। कदीर साहब को मिलकर प्रोफेसर याकूब ने सियासत के मौजू पर बात करना यूं शुरू की कि वक्त गुजरने का पता भी न चला। इस सब के दौरान हयात को मिलने वाली किताब का सफ़ा नंबर 25 हयात के सामने खुला पड़ा था। अपने मकसद के हसूल के लिए जिस रास्ते का इंतखाब हयात बेटी तुम कर चुकी हो, ये रास्ता जान लेने और जान देने वाला है। इस राह पे एक बार जो अगर कदम रख दोगी तो वापसी की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। अधूरे काम का अंजाम तुम्हारी मौत होगा। अच्छे से सोच समझकर कोई फैसला करना और कल तक मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। तुम्हारा मामू प्रोफेसर याकूब। हयात के माथे पे पसीने के कतरे नमोदार होने लगे थे। इसकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वो ईमान की ताकत के जेर असर थी। वो जिसके कानों में पैदा होती है अजान की आवाज़ डाली गई थी, वो कुफर के कालमात को कैसे अपने अंदर जगह दे सकती थी। लेकिन नफरत और हसद की जलती हुई इस आग ने हयात की अक्ल पे पर्दा डाल दिया था। वो जो प्यार को बस पा लेना समझती थी, वो ये बात भूल रही थी कि प्यार करने वाले की तो खुशी अजीज हुआ करती है। इनको दर्द देना, तकलीफ पहुंचाना प्यार नहीं किया जाता। प्रोफेसर याकूब ने क्यों हयात को यह खत दिया था, वो ये भी ना समझी थी। वो ये बात फ़ोन पे भी तो कर सकते थे। इसके लिए घर आने की वजह समझ से बाहर थी। हयात इस सब के बारे में सोचना चाहती भी नहीं थी। उसे इस वक्त जरियान की एक उल्फत भरी निगाह की तलब थी। कौन क्या करता, क्या चाहता है, उससे हयात को कोई गरज नहीं थी। तू कैसा घर तलाश कर रहे हो जरियान? शायान छुट्टी के दिन जरियान से मिलने के लिए वकार साहब के घर आ गया था। फरहत बेगम के दिल में तो शायान की माँ के लिए कोई लगाव या हमदर्दी नहीं थी, लेकिन शायान उन्हें अच्छा लगता था। दोनों लड़कों के लिए नाश्ते में आलू के पराठे उन्होंने खुद तैयार किए थे और कानी की मेज़ पर अरमश नाश्ता लगा रही थी। जब शायान ने यह सवाल किया था, जरियान ने हाथ से खामोश रहने का इशारा किया, तो शायान को भी एहसास हुआ कि शायद अरमश के होते हुए ऐसा सवाल करना ठीक नहीं है। वो इस खबर को खुद तक ना रख सकी तो जरियान के लिए मुश्किलात पैदा होगी। वो एक नया कॉलिंग है, दफ्तर में उसे किराए पर कमरा लेना है, पूरा घर नहीं। जरियान ने बात मुकम्मल की ताकि अरमश के दिल में किसी तरह का शक व शुबा पैदा ना हो। ओह हाँ, याद आया, बताया था तुमने। शायान ने झूठ बोला। गुड मॉर्निंग जरियान। छुट्टी के दिन हयात का इतनी सुबह जाकर इस तरह के रवायती लिबास में होना एक के बाद एक दचका पहुंच रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों को जरियान का नवाला मुंह में जाने के बजाय वापस प्लेट में पलट गया था। वहीं किचन से निकलने वाली फरहत ने भी बेटी का नया रूप देखकर दिल पे हाथ रख लिया था। मॉर्निंग हयात, मेज़ पे अकेला तो नहीं, मैं कोई और भी मौजूद है। जरियान ने हयात को बेदिली से जवाब दिया था। वो इस लड़की की हरकतों से पहले ही बेजार था और आज ये सरप्राइज कि वो सुबह सवेरे यूं उजले लिबास में हैरतों में इजाफा होता जा रहा था और हयात इसमें इजाफा की जा रही थी। जब उसने शायान को भी सलाम करके अरमश के हाथ से चाय के कप लेकर खुद दोनों के सामने रखे। सॉरी अम्मा, मुझे उठा दें जल्दी, ख्वामखा आप ही को जहमत दी आपने। हयात ने अरमश के कंधे पे हाथ रखा। दोनों बहनें एक साथ खड़ी हुई थी। हयात की निगाहें मुसलसल जरियान पे जमी हुई थी। अरमश हयात की नज़रों का तअक्कुब कर रही थी। हयात की जरियान पर जमी नजरें अरमश को कुछ हुआ था। दिल चाह रहा था कि वो जरियान को इन नज़रों से दूर कर दे। वो उसका था और कोई और कैसे डठाई से उसकी चीज को देख रहा था। कोई बात नहीं हयात, मैं तो रोज ही करती हूँ, अरमश ने तहम्मुल से जवाब दिया था, जबकि दिल कुछ और ही चाह रहा था। जरियान, मुझे बाजार से कुछ बुक्स लेनी थी, अब्बा ने कहा था आपके साथ दिन में चली जाओ। अरमश ने जरियान को मुखातिब किया। अरे कैसे कह गई, कदीर साहब भी कमाल करते हैं। फराज है, हयात है, बहन भाइयों के साथ जाने को ना कह गए, हद ही करते हैं। फरहत ने अरमश को बात सुनी तो उनके तन बदन में आग सी लग गई थी। हयात ने भी नागवारी से अरमश को देखा। हाँ मैं चलूंगी ना साथ, अम्मा क्यों परेशान होती है, मेरी बहन को कुछ नहीं कहते। जरियान, हयात आज किसी और ही सोच में थी। हयात, रात को तुमने मना कर दिया था जाने से और फराज ने अब्बू के साथ जाना था, इसलिए मुझे अब्बू ने जरियान के साथ जाने को कहा। रात को अरमश ने सबसे पहले हयात और फराज से ही पूछा था, उसके बाद कदीर साहब के पास गई थी और अब तो हयात का लहजा ही बदला हुआ था। ना वो तो मैं शरारत कर रही थी ना, आप भी इतना तो कर ही सकती ना, और वैसे भी शादी से पहले यूं अकेले हाय कभी नहीं, हयात ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। जरियान, इस सब के पीछे
छुपी हुई वजह को खूब जानता था। हाँ तो चले चलते हैं, शायान भी आया हुआ है, हम चारों चलेंगे चाची। शायान ने अरमश के साथ जाने के ख्यालों को दिल में लाती ही मुस्कुराते हुए चलने की हामी भर ली थी। नाश्ते से फारिग होकर शायान और ज़ियान गाड़ी में हयात और अरमश का इंतजार कर रहे थे। अरमश की आंखों में ज़रियान के लिए वो खास चमक जो शायान अपने लिए देखना चाहता था, ज़रियान के लिए अरमश की निगाहों में देख चुका था। ये सब कुछ जानते हुए वो आगे बढ़ने के बजाय पिछली सीट पर बैठा था। अरमश को ज़रियान से दूर करके दिल तोड़ने का इसका कोई इरादा न था। अरमश के आते ही ज़रियान ने अगला दरवाज़ा खोलकर बैठने का इशारा किया। इस दौरान हयात ने मुस्कुराते हुए खुद ही पीछे बैठने का इरादा ज़ाहिर किया था। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए हयात के अंदर एक तूफान सा आ गया था। ज़रियान का इस तरह अरमश के लिए प्यार हयात को नाकाबिल बर्दाश्त लगा था। कुछ सोचते हुए वो दोबारा गाड़ी से उतरी थी। वो मैं एक चीज़ अंदर ही भूल आई हूँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। हयात टाइम नहीं है, जल्दी आना। ज़रियान ने हयात को आवाज़ दी। हो मैं जल्दी आऊँगी, उसने मुस्कुराते हुए ज़रियान को जवाब दिया और अंदर की जानिब बढ़ गई। वो भागते हुए अपने कमरे में आई थी और दरवाज़ा बंद करके उसने मुट्ठी के जैसे कुछ अजीब सी चीज़ थोड़ी सी अपने हाथ में लगाई थी और फिर मुस्कुराते हुए दोबारा वापस गाड़ी में आके बैठ चुकी थी। कहाँ गई थी आप? यह शायान था जो हयात से मुखातिब था। वो कम ही हयात के साथ बात किया करता था। वो मेरा फ़ोन अंदर आ गया था तो वही लेने गई थी। हयात ने मोबाइल ज़रियान के सामने हिलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। हयात सवाल में करता हूँ, आप जवाब ज़रियान को दे रही हो? हयात को शायान ने छेड़ते हुए कहा। शायान मेरी बहन को तंग ना करें, आप आगे बैठे, मैं हयात के साथ बैठती हूँ। इससे पहले कि ज़रियान गाड़ी स्टार्ट करता अरमश दरवाज़ा खोल के गाड़ी से बाहर आ गई थी। शायान मैं आपको ही जवाब दे रही हूँ। हयात ने नज़र का रुख शायान की तरफ किया। और अरमश तुम आराम से आगे बैठो। हयात ने प्यार से अरमश के चेहरे पर चुटकी काटी। उफ, ये क्या करती हो? गाड़ी की धूल मुंह में लगा दी है। हयात ने बहन से शरारत करते हुए गाड़ी की मट्टी इस गर्ज से मुंह पे लगाई थी कि उसे नजर ना लग जाए। अरमश ने नागवारी से हयात को देखा जब वो फिर से गाड़ी में बैठ चुकी थी। ज़रियान ने देर किए बिना गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अरमश को अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हो रही थी। वो बार बार दुपट्टे की मदद से अपने चेहरे को साफ कर रही थी। क्या हो गया है अरमश? यार मैं क्यों लगाऊंगी मिट्टी? शायान देखो उसके फीस पे कुछ लगा है? हयात ने मासूमियत से शायान की तरफ देखा। कैसी मिट्टी? ना मुंह तो साफ है। शायान ने अरमश की जानिब नजर डाले बगैर ही कहा था। हाँ ना, पता नहीं अरमश क्यों मुंह साफ कर रही है। अरे अरे ना रगड़, कुछ भी नहीं है। फेस पे मिरर में देख लो अगर यकीन नहीं आ रहा। हाँ ज़रियान से पूछ लो। शायान भी हयात की शरारत में शामिल हो गया था। छोड़ें, आप गाड़ी चलाएं। अरमश भी अब उनके शरारत समझने लगी थी, इसलिए आखिरी दफ़ा चेहरा दुपट्टे से रगड़ कर छोड़ दिया। हाँ आप गाड़ी चलाएं। नकल उतारते हुए हयात ने अरमश को देखा। अरमश को अभी तक इस जगह जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो नजरअंदाज कर गई। इसका दिल खराब हो रहा था। अभी गाड़ी कॉलोनी से बाहर भी नहीं निकली थी जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ज़रियान गाड़ी 2 मिनट के लिए साइड पर रोक दें प्लीज़। अरमश का सर चकराने लगा था और दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। क्या हुआ, क्या हो गया अरमश? अरमश की पेशानी पे मौजूद पसीने को देखकर ज़रियान घबरा गया था एकदम से, जैसे अरमश की सांस भी तेज़ होने लगी थी। क्या हुआ आपी? हयात ने अरमश पे नजरें जमाते हुए कहा। इसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी, मगर चेहरे पे फिक्रमंदी सजाए हुए हयात ने भी गाड़ी रोकने को जोर दिया। हयात क्या हो गया? अचानक इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है? ये लो पानी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले हयात अब सामने मौजूद अरमश को पानी पिला रही थी। नहीं हयात, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे पानी नहीं पीना। तुम लोग जाओ बॉक्स लेके आओ। हयात तुम्हें पता है ना बॉक्स? मैं घर जा रही हूँ। वो अभी घर से ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वो घर जा सकती थी। साथ जाकर वो और बीमार नहीं होना चाहती थी। उसका दिल हर चीज़ से अचट हो गया था। नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं? हयात ने अरमश की कमर सहलाते हुए जवाब दिया। मैं चली जाऊंगी घर, प्लीज़ आप लोग जाएं। वो मज़ीद वहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो गई। हयात आप चली जाओ, ज़रियान के साथ मैं अरमश को घर ले जाता हूँ, शायान ने तजवीज़ दी तो ज़रियान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बुक्स की लिस्ट तुम्हारे पास है हयात? अरमश के घर जाने के बाद ये पहली बात थी जो ज़रियान ने हयात से की थी। वो बुक शॉप के सामने पहुँच चुके थे। ज़रियान गाड़ी पार करते हुए कुछ खोया हुआ लग रहा था। हाँ नाम तो पता है बट मुझे सही नहीं लग रहा।
जरियान, हमें भी घर चलना चाहिए, मुझे बॉक्स नहीं लेनी, कल तुम अरमाश के साथ आके ले लेना। हयात ने फिक्रमंदी से जरियान की तरफ देखा। उसने खुद कहा है और कल तो मेरा ऑफिस है और उसे भी असाइनमेंट तैयार करनी है। जरियान भी घर जाने की जल्दी थी, लेकिन अरमाश का काम अधूरा नहीं छोड़ सकता था। कुछ नहीं होता, मुझसे नहीं खरीदी जाएगी, तुम चलो, अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो हम शाम में आ जाएंगे। एक तो पहले यहाँ तक चली आई और अब किताबें नहीं लेनी, और दूसरा ये तुम क्या लगा रखी है, आप बोला करो। जरियान को बुरा लगा था अरमाश को यूं शयान के साथ छोड़कर चले आना, और किसी तीसरे को अपने दरमियान जगह नहीं देना चाहता था। और गाड़ी में बैठो, चल के मैं खुद बॉक्स लेता हूँ। लिस्ट हाथों से लेकर वो हयात के वहीं खड़े छोड़कर चल दिया था। मेरी बात सुनो, इस तरह तुम मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? और दूसरी बात, जो उस दिन मैंने तुमसे बातें की उसके बाद मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे समझ आ गई, नसीब के आगे किसी का जोर नहीं, और ना ही तुम मेरे टाइप के हो। मैं सब कुछ बुला के अच्छे बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेहरबानी करके तुम भी सब भूल जाओ। लोगों के देखने का परवाह किए बगैर हयात बोली जा रही थी। पास से गुजरते लोग जरियान की तरफ देखे रहे थे, जैसे उसने हयात को छेड़ा है। हयात, ये बात बात पे तुम कहना बंद कर दो। हयात की बातों को ना जरियान ने तब तवज्जो दी थी, ना ही आज वो इन बातों पे कान धर रहा था। इसे बचपने की उम्मीद ही की जा सकती थी हयात से। अब ये बदलने की बात भी कोई ड्रामा ही होगा, जरियान ने सोचा और आगे बढ़ गया। गाड़ी में चल के बैठने के बजाय हयात जरियान के साथ चल रही थी और इसी की तरफ देख रही थी। तुम कहने से अगर लगता है कि मैं बदतमीजी कर रही हूं तो ठीक है जरियान, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी नादानी को आप मेरा किरदार समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और किसी की चाल चलन आपको इसका किरदार लगता है तो अफसोस आपके मैच्योर होने पे। हयात ने लेस लेते हुए किताबों की तलाश शुरू कर दी थी। वो जिस कदर शर्मिंदा सी लग रही थी, अब वैसा कुछ नहीं था। जरियान का बार बार हयात को एहसास दिलाना हद से बढ़ चुका था। बातें अच्छी कर लेती हूँ वैसे। जरियान हयात के करीब आकर किताब की वर्गर्दानी करते हुए यूं बोला कि देखने वालों को ना लगे कि वो आपस में बात कर रहे हैं। मैं और भी बहुत कुछ कर लेती हूँ, पर अफसोस अभी सिर्फ आपको बातों का पता चला। हयात अपनी मतलूबा किताब निकालते हुए इस जगह से हट गई। और बातें बनाने के अलावा? जरियान माहौल को बेहतर करने की गर्ज से बोला। उसे तो अरमश के ख्यालात से भी पीछा छुड़वाने में मुश्किल पेश आ रही थी। और क्या कुछ नहीं है, ये तो वक्त आपको बताएगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो वापस चलेंगे। अब बुरा ये लहजा लगेगा हयात। अब दोनों गाड़ी की जानिब बढ़ने लगे थे। आइसक्रीम खानी है? हयात से पूछते हुए जरियान ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो शर्मिंदा सा लग रहा था। उसे यूं हयात को इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मुझे कुछ खास पसंद नहीं। चिप्स? जरियान बच्चों की तरह हयात को मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा था। गोलगप्पे या कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपको अचानक क्या हो गया है जो ऐसे बिहेव कर रहे हो? आप पहले जैसे ठीक हैं, उससे औकात याद रहती है। अच्छा ना कज़न, अब गुस्सा कैसा? इस दिन की बातें बस कुछ दिल में चुभ रही थी। जरियान किसियानी हंसते हंसते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैं जब आपको बोल चुकी हूँ कि वो बातें सीरियस नहीं थी। पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ कि मैं बोलती चली गई। हालांकि आपके और मेरे टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जैसा लड़का अरमश के लिए ही ठीक है। और हाँ, मैं अपनी बहन की खुशियों में बहुत खुश हूँ। दैट्स गुड माई डियर हयात। जरियान ने गाड़ी सड़क पर डाली तो उसका दिल हयात की जानिब से साफ हो चुका था। अरमश न जाने कैसी होगी, ये फिक्र खाई जा रही थी जरियान को। हवा जो आग में लगा चुकी हो ना जरियान, इसमें तुम भी ज़रूर चलोगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार, इसके बाद तुम मेरे होंगे। सर से पैर तक तुम्हारे दिलो दिमाग में फिर मैं हूँगी। सिर्फ मैं, वहाँ कोई अरमश नहीं होगी। हयात सोचते हुए मुस्कुराने लगी। अरमश, आपको डॉक्टर के पास जाना था तो आंटी को साथ ले जाती। हयात की बातों और मासूमियत ने जरियान की सोचों में वो बात डाल दी थी जो वो अरमश के मुतल्लिक डालना चाहती थी। जल्दी पे तेल डालने का काम अरमश का शयान का हाथ थाम कर घर में आना साबित हुआ था। वो डॉक्टर के पास से लौट कर आई थी। नकाहत की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए शयान ने हाथ पकड़ा था। हयात ने भी ये मंजर देखकर जरियान की जानिब फातहाना अंदाज से देखा था। अब अरमश बिस्तर में लेटी हुई थी और रात हो चुकी थी। दिन का वो मंजर जरियान की आंखों के आगे घूम रहा था। जरियान,
نقاہت کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اتنا بول کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سر میں درد کے باعث آنکھیں زیادہ دیر کھولے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ارمش کی خاموشی نے کسی بڑے طوفان کو روک دیا تھا اپنی جانب بڑھنے سے۔ زریان کا فون جیب میں ترترا رہا تھا۔ فون شایان کا تھا۔ ہیلو زریان، شایان جلدی میں تھا، بولا بولو کیا مسئلہ ہے؟ زریان بھی فون بند کرنے کی جلدی میں تھا اور غصے میں بھی تھا۔ آخر شایان اس کے اور اس کی ارمش کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زریان، میں نے ارمش کا حال دریافت کرنے کے لیے فون کیا ہے، غصے کو دباتے ہوئے شایان نے جواب دیا۔ وہ ایسے لب و لہجہ کا عادی نہیں تھا۔ وہ ٹھیک ہے اب، زریان کا لہجہ اب نرم تھا، یوں لڑنے جھگڑنے کا وہ بھی عادی نہیں تھا، لیکن ارمش کے قریب کسی اور کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ بہتر کتاب مل گئی تھی یا میں پہنچا دوں؟ شایان نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے مل گئی تھی کتاب بھی، تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں اسے وہی دینے اس کے کمرے میں آیا تھا، سامنے ہی وہ کہیں تو بات کروا دوں۔ زریان نے شایان کو جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ارمش کے پاس ہے۔ نہیں، آرام کرنے دو، خدا حافظ، شایان نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ جس چیز کی طلب انسان کرے اگر وہ دوسرے کی دسترس میں ہو تو وہ کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شایان کو اس بات کا احساس ہوا تھا۔ فون بند کر کے وہ گھاس پہ یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کسی نے کھینچ کر بٹھا دیا ہو۔ شایان، مائی سن، کیا سوچتا ہے؟ وہ سر ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا جب مس جانسن نے اسے آواز دی۔ آپ یہاں؟ مجھے لگا آپ سو گئی ہوں گی، پروفیسر یعقوب نے تو آپ کا داخلہ یہاں بند کر رکھا ہے۔ مسز جانسن، شایان اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی ماں جیسی ننھی کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ نیند کب آتا مائی سن؟ اب تو ڈر لگتا ہے اب پروفیسر ہم کو یہاں سے نکال لے گا۔ مس جانسن کی آواز اور چہرے اور ان کے دکھ کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ مائی سن، آپ کیوں اداس بیٹھا؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ جی سب ٹھیک ہے، اور آپ ڈرا نہیں کریں، اب بھی تو میں ہوں یہاں، شایان نے مجبوراً مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ابھی مس جانسن کو اپنی وجہ سے مزید پریشان کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ ابھی کیا مطلب؟ کہیں جا رہے ہو تم؟ شایان کی بات میں سے مسز جانسن نے یہ بات اچک لی تھی۔ جی سوچ رہا تھا، شایان نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ڈونٹ ٹیل می، پھر سے یہ بھوت تمہارے سر پہ سوار ہوا؟ میں بتاتی ہوں تمہاری مدر کو۔ اوہو، کہیں نہیں جا رہا، آپ تو فوراً دھمکیوں پر اتراتی ہیں۔ اب یہاں سے جانے کا ٹائم نہیں، کسی اور کے آنے کا ٹائم ہے۔ اس نے انہیں ہنسانے کی کوشش کی تھی۔ یہاں سے جانے نہ جانے کے بارے میں ابھی تک اس نے کوئی خاص فیصلہ نہیں کیا تھا۔ آخری بات کرتے ہوئے دن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا جب وہ درد کی وجہ سے آنکھیں بند کیے سر اس کے کندھوں پہ رکھے ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دن میں درد کی وجہ سے ارمش اسپتال میں جب شایان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی، ویسے ہی درد اب بھی ارمش کے سر میں اٹھا تھا۔ شایان، پانی۔ سر کو تھام کر ارمش نے پانی مانگا تو زریان کے تن بدن پہ جیسے کسی نے چھریوں کا وار کر کے گہری زخم لگا دیے تھے۔ ارمش، میں ہوں زریان، پانی۔ ہاتھ میں گلاس تماتے ہوئے زریان نے غصہ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ حیات جو دور صوفے پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی مسکرا اٹھی۔ درد کی شدت کی وجہ سے ارمش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بس پانی کا گلاس پکڑا، چند گھونٹ اندر اتارے، گلاس رکھنا چاہا تھا لیکن ہاتھوں کی لڑکڑاہٹ کی وجہ سے گلاس زمین بوس ہو چکا تھا اور کانچ فرش پر بکھر گیا تھا۔ حیات اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا زریان، آپ اس کے پاس تھوڑی دیر رکنا، میں امی کو بھیجتی ہوں۔ حیات، یہ کانچ صاف کر دیں، چچی کو میں خود بلا لیتا ہوں۔ زریان کے اندر شایان نام کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ کمینہ دوست بن کے جڑیں کاٹ رہا ہے۔ زریان زیر لب بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا۔ یا اللہ، اب یہ کیسے صاف کروں میں؟ نہیں، آپ ادھر ہی رکیں، میں جاتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وہ جلدی سے باہر ہوگی۔ یا اللہ، اب یہ کیسے صاف کروں میں؟ ٹھیک ہے، آپ جائیں، امی کو بلا لیں۔ زریان کی جاتی حیات فرش پہ بکھرے کانچ کے ٹکڑوں سے بچتی ہوئے ارمش کے قریب بیچاری ارمش چلی تھی حیات سے اس کا پیار لینے۔ پر افسوس میری جان، تم تو ابھی سے ہمت ہار گئی ہو۔ بہت شوق ہے نا تمہیں حیات کی چیز پہ نظر رکھنے کا، پر دیکھو نا حیات نے تمہارا کیا حال کر دیا۔ اب دوبارہ زریان کے قریب ہوئی نا تو ان چلتی سانسوں کو بھی روک دوں گی میں۔ تو پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔